हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। कहते हैं कि मकान को घर हम महिलाएं बनाती हैं। महिलाओं को प्यार, दुलार, ममता और स्नेह, ये फीलिंग्स सिखानी नहीं पड़ती। ये गुण तो जैसे हम माँ के पेट में ही सीख लेती हैं। मगर इन खूबियों के बावजूद कभी कभी ये सवाल मेरे मन में ठहर जाता है कि हम लोग सिर्फ एक रिश्ता है या बस एक शरीर? हमारी अंदरूनी खूबसूरती ज्यादा जरूरी है या हमारा बाहरी रंग रूप? कल हमारे शरीर का कोई हिस्सा बदल जाए तो क्या हमारे महिला होने की परिभाषा बदल जाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही तो हमने ये घर बनाया है, क्योंकि बात करने से बात बनती है और ये बात बेहद जरूरी है। पहले आपको मिलवाती हूं एक ऐसी महिला से जो पत्नी, माँ और बेटी होने के साथ साथ वकील भी हैं। इनकी कहानी में हिम्मत और जज्बे के अलावा जो खास है वो मैं चाहती हूं कि आप खुद उनकी जुबानी सुने। वेलकम प्रियंका जी। थैंक यू जी। जो आपकी लव स्टोरी है ब्रिज जी से, वो कैसे शुरू हुई? मुझे आज मैंने 2010 में एडमिशन लिया था स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। पता नहीं मेरी शक्ल देख के मुझे फर्स्ट डे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। तो मेरे पास नोट्स हुआ करते थे, जो भी टीचर्स नोट्स शेयर करती हैं, और मुझे आज तक समझ नहीं आता कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद पता नहीं कैसे रिएक्ट करता, बट उन्होंने मुझसे नोट्स मांगे थे और मैंने उन्हें भगा दिया था। मैंने कहा आई हैव केप्ट इट ऑन द फोटो कॉपी, वहाँ से जाके लो, प्लीज डोंट बॉदर मी। हाँ, एंड ये सेड कि मुझे इस बात से प्यार हो गया। सो ऐसे शुरुआत हुई थी। बहुत ही फिल्मी अंदाज में वीसी ऑफिस के पार्क में उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। एंड ही सेड आई जस्ट वांट टू गिव यू अ लाइफ एंड हैप्पीनेस दैट यू डिजर्व। मुझे वो बहुत इमोशनल लगा, मैं रोने लग गई थी। जब आपकी शादी हुई ब्रज जी से तो उसके बाद लाइफ कैसी थी? वी स्टार्टेड वेरी ब्यूटीफुली, क्योंकि हम यहाँ से भाग के गए थे, हम दोनों ही अनएम्प्लॉयड थे, तो वी वर डिपेंडेंट फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। 2 अगस्त को हमारी शादी हुई थी, तो 1 महीना उससे पहले हम रहे थे वहाँ पे, साथ में रहे थे उसके घर में, उसकी फैमिली में, जहाँ बड़ा विचित्र माहौल था। मुझे वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि मेरा 10 लाख का नुकसान करा दिया। मेरा तो बेटा दिल्ली पढ़ने भेजा था, दहेज नहीं मिला, मुंह पे बोला था मेरे। कोई शर्म नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। ये अपने आप में कितनी बड़ी आप सोचे तो मानसिक दबाव एक एज अ फीमेल होता है। प्रियंका जी, आई एम रियली सॉरी टू हियर ऑल दिस कि आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग तकलीफें देखनी पड़ी और आपने शादी के बाद भी बहुत कुछ सहा है। जूही जी, मुझे याद है 3 साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक ऐसा शब्द मेरे जीवन में आया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ब्रेस्ट कैंसर। क्या स्टेज था कैंसर का? स्टेज 2। कहीं फैला नहीं हुआ था, एक ही जगह पर था, बट 5 मिलीमीटर की गांठ थी, मतलब इतनी बड़ी एक नींबू के साइज की। और वो जो गांठ थी वो थोड़ी सी मेरे चेस्ट वॉल की तरफ थी, जो चेस्ट कैविटी होती है। 7-8 कीमो के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि प्रियंका जी देखिए, ये सिचुएशन है, ऑप्शन है, छोटी सर्जरी करा लीजिए। ये सर्जरी जो होती है इसी को मास्टेक्टोमी कहते हैं? आपका पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं और वो जगह खाली हो जाती है। यू लुक लाइक अ मैन, उसको बोलते हैं मास्टेक्टोमी। जिन्होंने डायग्नोस किया था ना, डॉक्टर सुशील कुमार, उन्होंने मुझे कहा था कि प्रियंका जी देखिए, अभी आपकी 8-10 कीमो हो गई, आप इस दर्द से दोबारा गुजरना चाहेंगी? आपके जीवन को बचाने के लिए दोनों साइड के ब्रेस्ट, दोनों ओवरीज और हो सके तो यूट्रस भी निकलवा लो। मेरा तो रोना शुरू हो गया। आई एम सोबिंग इन टीयर्स। मेरी सासू माँ गुलाब जामुन खा रही है। ये न्यूज़ सुनने के बाद भी? जी, इतनी एम्पैथी थी उनके अंदर। और मेरे पति उन्हें सर्व कर रहा है। छोले भटूरे लाऊं आपके लिए, गुलाब जामुन लाऊं आपके लिए? एंड आई वाज लाइक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ब्रज, नाउ गेट लॉस्ट।
इंसान बीमारी से नहीं मरता है, लोगों के बर्ताव से तो वो बीमारी से भी पहले मर जाए। मैं तैयार होके कहीं पे गई थी, मेरी मदर की बड़ी बहन है और मेरी परवरिश उन्होंने की है, तो मैं उनसे बड़ा इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मैं तो एक भोलेपन में वही सज धज के पहले जैसा तैयार होके गई थी। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि कट्टी छटी पड़ी है हर जगह से, फिर भी सिंगार नहीं जाते इसके। मुझे लगा चूहे जी कि कैंसर से मैं इससे अच्छा मर जाती। कैंसर शब्द जरूर छोटा है मगर इसका असर कहीं बड़ा होता है। प्रियंका जी की जिंदगी में पहले ही बहुत मुश्किलें थी, इसलिए जब ये बिन बुलाई बीमारी आ धमकी तो जैसे उनकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में उनका बेटा उनकी असली हिम्मत बना। तभी प्रियंका जी ने फैसला किया कि कैंसर उनकी जिंदगी और किस्मत तय नहीं कर सकता। ये माँ अपने बेटे की खातिर उसके भविष्य के लिए कैंसर से लड़ने निकली थी। और फिर शुरू हुआ एक युद्ध जिसका असर सिर्फ प्रियंका जी पर नहीं, उनके पूरे परिवार पर पड़ने वाला था। जब मम्मा हॉस्पिटलाइज हो रखी थी तब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने मम्मा को खो ना दूं। जब मम्मा की सर्जरी से एक रात पहले मैंने मम्मा से पूछा था, मम्मा आपके कितने % चांस है बचने के, तो उनने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, चांस तो हमारे 52 है। तो फिर उसी वजह से मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। उसने बोला था ये एक रात पहले, और उसके बाद एक और बात बोली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पति ने बोली, मेरे बच्चे ने बोली थी। He touched my breast and said, "Mama, I won't stop loving you, even if you lose this." आप मेरी वही प्यारी सी, सुंदर सी, अच्छी सी मम्मा रहोगी जो अभी हो। Don't think मैं आपको प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। कुछ और भी दिखाना है आपको? जी। मेरी मम्मा वापस आ गई, मैं उनके साथ खेलूंगा जैसे मैं पहले खेला करता था। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैं हर एक तरह से हेल्प करता था, जैसे मम्मा के लिए पानी ले आता था, कभी मम्मा की हेल्प कर देता था खड़े होने में। पुरानी वाली मम्मा और नई वाली मम्मा में कुछ फर्क नहीं है, वो दोनों सेम है, क्योंकि बॉडी तो सेम ही है, चेंज नहीं हुई है, सोल भी सेम है, चेंज नहीं हुई है, तो क्या फर्क हुआ। मैंने मम्मा को बच्चे की तरह इससे ट्रीट करा। उनके बिल्कुल छोटे छोटे से बाल थे, कभी कभी मैं खाना खिला देता था, उनको सुला भी देता था, उनको ज़्यादा परेशानियाँ भी नहीं देता था, उनको आराम से रखता था मम्मा को मैं। करता था। जब मेरे स्टिचेस रिमूव हुए तो मेरी डॉक्टर है, उन्होंने बोला था, प्रियंका दिस इज यू लाइक अ बेबी। उसने वो बात कैच कर ली, आप मेरे बेबी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज भी अगर मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं लाइफ में वही है सोर्स ऑफ मोटिवेशन या सोर्स ऑफ इमोशनल कनेक्ट। आपका ये जो डिसीजन था, इस डिसीजन में आपके हस्बैंड का क्या कहना था? जूही जी, जब से मेरी ये डायग्नोसिस रिपोर्ट आई है ना, मैं तो आज तक ना उन्हें और उनके कंधे को ढूंढ ही रही हूँ रोने के लिए। मुझे उनसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। मैंने बोलकर बताया, मैंने उनको लिख कर बताया, मैंने उनको रो रो कर बताया, I need you to hug me, I need you to hold me। नहीं आया। क्या वो कम्प्लीटली कोल्ड हो गए थे शादी के बाद? I don't know, somewhere either he got into a shell or something। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो पहले शायद मेरी ब्यूटी को लेके इनसिक्योर थे, सज धज के क्यों जाती हो। तो जब वो ब्यूटी चली गई तो वो बड़ा रिलैक्स हो गए, अब तो कहीं नहीं जाएगी ना। मुझे लगा था कि क्या मैं एक फिनेंशियल, सेक्सुअल, सोशल इंक्यूबेटर थी। मैं उनके करीब जाती हूँ तो उन्होंने मुझे धक्का तक मारा है, हटो।
आई डोंट टॉक टू यू। तो वो धक्का ना मेरे आत्मसम्मान पर लगा है। आप समाज को दिखा रहे हो मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसी औरत के साथ रह रहा हूँ, और आप इंटरनली कमरे में मुझे यूजलेस बोल रहे हो। आज की डेट में जो ही मुझे 6 महीने से नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझे दवाई और खाना भी नहीं देता। आपने जो जिंदगी की लड़ाई लड़ी है, जितने जख्म उठाए हैं, जितने दर्द झेले हैं, और उसके बावजूद यहाँ जिस तरह से आप मुस्कुरा के, जिस जज्बे से बात कर रही है ना, सचमुच आई सल्यूट इट। So I really want everyone to tell her that she's really gone through a lot. आप अपने पति से क्या बदलाव चाहती? मैं अपने पति से ये बदलाव चाहती हूँ जूही जी कि खुले मन से ना एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं रह सकते। प्रियंका जी के हिस्से की बात तो हमने सुनी, मगर अब ब्रज जी से जानेंगे। नमस्ते ब्रज जी। नमस्ते। आपका हमारे शो में स्वागत है, हमारे घर में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपको प्रियंका जी में ऐसा क्या नजर आया कि प्यार ही हो गया? बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा घर बिहार समस्तीपुर में पड़ता है, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए आया, पहली बार में ही देखते ही मतलब लगा था कि नहीं, इनसे बात किया जाए। हाँ, लेकिन जैसा उन्होंने हमें बताया था, जब वो आप उनसे मिलने या बात करने गए तो उन्होंने ऐसे कर दिया था, चलो चलो वहाँ रखा है, वहाँ रखा है, वहाँ से देख लो। ठीक है, जो उन्होंने नकार दिया, शायद बात नहीं करना चाहती हो। लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही मतलब रिजल्ट आया, सारी चीजें हुई, उस टाइम में मैंने क्लास में टॉप किया था पूरे मतलब यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे। तो उसको देखते फिर जा करके नेक्स्ट टाइम मैंने जब अप्रोच किया तो दैट वाज ऑन एक्सेप्टेंस पार्ट की। हाँ, फिर वहां से बातचीत स्टार्ट हुई। चलिए आप दोनों को कुछ दिखाते हैं। कहते हैं जब मोहब्बत हो जाए तो इंसान तन्हाई में भी अकेला नहीं रहता। अपनी इसी मोहब्बत के लिए तो प्रियंका पूरी दुनिया के खिलाफ जाने से भी नहीं डरी। उसे भरोसा था कि चाहे जो हो जाए, ब्रज हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये दोनों आज भी एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर दोनों के बीच न जाने क्यों एक दूरी सी आ गई है। प्रियंका को लगने लगा कि उसके जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं, उसकी जिंदगी से प्यार भी कम हो गया है। वो अपने आप से पूछती है कि क्या अब वो पहली वाली प्रियंका नहीं जिससे ब्रज को प्यार हुआ था? क्या शरीर का कोई एक हिस्सा उसकी पूरी पहचान से बड़ा है? क्या उसका प्यार, उसकी फीलिंग्स और बाकी सब काफी नहीं? इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। क्या जो है वो काफी नहीं? आज यहाँ तक अगर बैठ करके एक बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसके साथ हूँ। जब आपको पता चला तब किसी भी रूप से आप इन्हें सपोर्ट कर सके उस समय? जब कैंसर आया तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 1-1.25 महीने पहले ही मालूम चल गया था, डॉक्टर्स ने ये चीजें बता दी। ये बात पहले से जानते थे? पहले से ये मुझे प्रियंका के लिए पहली बार था? प्रियंका के लिए सबसे पहली बार थी, क्योंकि हम इस चीज के लिए अश्योर होना चाहते थे। जब पेट स्कैन हुआ, प्रियंका जब एक बार काउंसलिंग में जब बाहर गई तो डॉक्टर्स ने बोला था कि देखिए ये मोस्ट प्रोबेबली वही है और कहीं कुछ है नहीं। हमने ठीक है, लेट्स फेस इट। लेकिन प्रियंका जी ने तो ये तक कहा कि जब उनके कैंसर का मैसेज उन्हें मिला, उस समय सपरिवार आप लोग कहीं पर साथ में थे बाहर, तो उसके बाद भी आपकी मदर गुलाब जामुन खा रही थी, आप उनसे पूछ रहे थे ये खाएंगी वो खाएंगी। किस किस्म का शौक लगा था उस समय आपको? प्रियंका जी ने तो ये तक कहा कि जब उनके कैंसर का मैसेज उन्हें मिला, तो उसके बाद भी आपकी मदर गुलाब जामुन खा रही थी, आप उनसे पूछ रहे थे ये खाएंगी वो खाएंगी। किस किस्म का शौक लगा था उस समय आपको? वो एक मेरे लिए सबसे 10 साल में पहली बार था जहाँ पे हम लोग फैमिली गेट टुगेदर हुआ था।
मैं कभी भी उस तरीके से उस सिचुएशन को भी नेगेटिव नहीं होने देना चाह रहा था कि ये तुम्हारे लिए सेटबैक है। शायद वो चीज प्रियंका के अभी भी मन में वो नेगेटिव है। एक औरत जब ऐसे स्टेज पर है जिंदगी में, जब उसको इतना बड़ा सदमा मिला है और उसे उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके शरीर का अंग निकाल दिया जाएगा, जिस अंग की बहुत बहुत वैल्यू है, ऐसे स्टेज पर जब वो थी तो उन्हें आपका सपोर्ट याद ही नहीं है। तो आप उस समय क्या प्रैक्टिकल चीजों की चिंता में लगे थे या इस चिंता में कि जिस लड़की से मैंने कभी प्यार किया था वो ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है जो कि मतलब इसको नहीं बोला कि आप ठीक हो जाओगे। मैंने आज तक इसको ये कभी नहीं बोला कि आप वहां से बाहर नहीं आओगे। पर आपने क्या ये कहा कि तुम अंदर जाओ, मैं हूं तुम्हारे लिए, शब्दों में सपोर्ट किया? हाँ, तो वो शब्द हो सकता है शायद मेरे मुंह से ना निकला हो। तो फिर कैसे सपोर्ट किया, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सपोर्ट की जितनी भी परिभाषा और सपोर्ट करने के जितने भी रास्ते हैं उसमें से एक भी आपने नहीं किया है अभी तक आपने, क्योंकि खुद नहीं बता पाए हैं, आप खुद ढूंढ रहे हैं वो सपोर्ट जो ये आप में ढूंढ रही हैं। देखिए, आज सपोर्ट नहीं होता तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। नहीं, सपोर्ट होता तो आप दोनों आज यहाँ नहीं बैठे होते। और आपने ये सब हो जाने के बाद भी जब वो आपके पास आने की कोशिश की तो आपने उन्हें धक्का मारा और क्या कहा था, क्या बोली थी आप? हाँ, तो मुझे अब कुछ संन्यास ले लो, मैं अपना बेटा पाल लूंगा अपने आप। वो एक समय का शब्द नहीं है, उस शब्द को निकलने पे भी बहुत समय लगा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ में गलत और सही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बैक ऑफ द गेट, या फिर मतलब जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करते रहती है। तो मतलब अब प्यार कंप्लीटली खत्म हो चुका है आप लोगों के बीच में, क्या ये कह सकते हैं? ये सिर्फ सामाजिक दबाव के चक्कर में इनका दिमाग हमेशा से प्रैक्टिकल रहा है, और अब मुझे लगता है कि शायद तब भी यही दिमाग चल रहा था। दिल्ली की लड़की, माँ बाप के पास पैसा, आज मेरे पास वो, वैसे भी लड़कियों का ना घर होता नहीं है, मायका और ससुराल होता है। आपने तो फिर भी इस घर में मुझे न्योता देकर मुझे इतना कृतज्ञ कर दिया। लड़कियों के पास घर नहीं होता, मेरे पास आज जॉब नहीं है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, यहाँ तक कि जो जी मेरी सर्जरी हुई थी ना, प्रोस्थेटिक्स आते हैं 25,000 के थे, मेरी जेब में थे, इस आदमी ने मुझे लेने नहीं दिए। तोड़ दोगी फोड़ दोगी, जो चीज़ मेरी बॉडी इमेज के लिए बहुत ज़रूरी थी, इनके लिए वो बकवास हो जाता है। इन्हें यूजलेस ये फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग तो किसी इंसान को नहीं आनी चाहिए ना अपनी जिंदगी में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने नहीं बोला था यूजलेस हो तुम, नहीं बोला था। कहते कहते में निकल जाती है, ऐसी बात नहीं है जो कि नहीं कहा। आपका शब्द का बाण किसी को किस तरह से चुभता है, आप तो कह के निकल गए। शायद मैं बोलूँगा कि मैं उस तरीके से नहीं अब अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। मैं एक सेल्फ डाउट में आज की डेट में हूँ कि मैं यूजलेस हो गई एकदम से। एक महत्वाकांक्षी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड औरत से एक वल्नरेबल ऐसी औरत बन गई हूँ जिसे कमरे से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। क्योंकि मेरे पास कमाने की क्षमता नहीं है, 60-70 हज़ार का सपोर्ट आज देने में मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं अपने फादर से भी जितना मांगू उतने में नहीं मैनेज हो पाए, तो मेरे बेटे से भी मुझे दूर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे एहसास दिलाया जा रहा है कि मैं कितनी गलत थी। इतने झूठे इमोशंस में फंस के मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया। क्योंकि प्यार आप करते हैं ना तो आप तो नहीं करते। आपने किसी को खुले दिल से, खुली बाहों से प्यार किया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बट आपने प्यार किया, सामने वाले ने दिमाग से व्यवहार किया। मुझे ये लगता है। तो ये दिमाग से तो कभी प्यार होता नहीं। जब कैंसर आया तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही आ गई थी। फिनेंशियली तो मैं यहाँ पे कमजोर हो ही गया था, क्योंकि फादर एंड वाइफ का दोनों उसी टाइम, एक टाइम में सर्जरी हुआ था। 10 दिन पहले फादर की सर्जरी हुई थी और कुछ दिनों के बाद
प्रियंका का मुझे ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ा था। जिम्मेदारी करते करते ऐसा भी हुआ कि मतलब मुझे प्रियंका के लिए समय नहीं मिल पाता था। मैं समझ सकता हूँ, इस वेग को मैं कभी कम नहीं कर सकता। आप दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा है ये नहीं पूछूंगी, क्योंकि रिलेशनशिप आप दोनों का कैसा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो भी आत्मिक प्रेम होता है वो है अब कि बिल्कुल खत्म हो गया है? जूही जी, इन्हें जरूरत होती है तो वे आ जाते हैं, और रही बात रिश्तों की तो हाँ, उस तरह के रिश्ते नहीं है। कि आपको एक पत्नी का अधिकार जो होता है वो नहीं मिल रहा है? मुझे सम्मान नहीं मिला है जूही जी, अधिकार तो बहुत दूर की बात है। किसी को हक करना बहुत बड़ी चीज होती है क्या जूही जी? अगर मैं अपने पति से ये बोल रही हूँ कि तुम, मुझे नींद नहीं आ रही है रात रात भर, प्लीज मुझे एक हक कर लो, मुझे वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चीज मुझे बहुत चुभ रही है। क्या इनके सर्जरी के बाद जो शारीरिक बदलाव आए हैं, क्या उसका कोई एक बहुत बड़ा असर पड़ा है आप पर? हाँ, जब सर्जरी होकर के आई बाहर तो कहीं ना कहीं आंखों ने ही सबसे पहली बार देखा, लेकिन उस चीज को डाइजेस्ट करना अपने आप में बहुत टाइम लगा थोड़ा। पहले किस तरीके से हमारा लाइफ था, अब किस तरीके से ये लाइफ हो चुका है। लेकिन क्या आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस बात को, या अब भी वो अट्रैक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं आप? वो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ऐसी बात नहीं है जो कि नहीं हुआ है। हक करने में तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? दिक्कत नहीं है, मैं जितना भी कुछ करता हूँ इनके लिए कम पड़ जाता है। मैंने इनको कभी फोर्स नहीं किया अपने साथ रहने को भी। अगर चाहते हो आगे बढ़ना, मैं कभी रोका भी ये नहीं बोलते हैं जूही जी, ये बोलते हैं ना तेरा बाप तुझे रखा ना तेरी माँ, तू बोझ है दुनिया पे। मैं रह रहा हूँ ना, जैसे रख रहा हूँ वैसे रह, नहीं तो जब दरवाजा खुला है जा यहाँ से। अब यहाँ सब कुछ कह लेने सुन लेने के बाद आप क्या चाहती हैं उनसे? जूही जी, मैं अपना अधिकार चाहती हूँ एक स्त्री के रूप में, एक प्रेमिका या पत्नी के रूप में, जो मेरा कंजुअल राइट है एज अ विमेन। एक कुछ ज़रूरतें होती हैं जैसे कि शारीरिक संबंध, एक इमोशनल संबंध। यदि पुरुष का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है या एक महिला का मेंटली या फिजिकली उसको कोई चैलेंज आ रहा है, तो दूसरे पार्टी के लिए, पुरुष के लिए या महिला के लिए एक प्रकार से इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कंजुअल राइट्स कहलाता है। मतलब आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जब से कैंसर नाम की सैलाब मेरे जीवन में आया है, मुझे कंजुअल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद उन्हें भी नहीं मिल रहे हैं। और आपके हिसाब से अगर किसी को उसके कॉन्जुगल राइट्स नहीं मिलते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? जूही जी, वो देखिए, बहुत लोग तो उसको डिवोर्स भी ले लेते हैं सेक्शन 13 के तहत। इन अधिकारों को लेकर ब्रज जी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। आज साड़ी अच्छी पहनी है, थोड़ी तारीफ कर दें। पहले पता है, मैं कभी भी सजती थी, संवरती थी तो पीछे से कहीं बैकग्राउंड से सीटी बजती थी या कोई गाने का अंतरा, कुछ बोल। अब मैं देखती हूँ कि मैं सामने जाके भी वो अटेंशन चाह रही हूँ ना, या वो एक हग, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खो गई हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था ना। वैसे मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि टेलीविजन पर एक महिला ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो आकर ये साफ शब्दों में कह पा रही हैं कि उन्हें अपने अधिकार चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, और साथ ही जो एक शादी में अधिकार होते हैं जिन्हें हम कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं, इन्हें वो चाहिए। एंड आई फील कि ये जो हिम्मत है इनमें, उसके लिए हमें इनके हौसले की तारीफ करनी चाहिए और इन्हें सम्मान देना चाहिए।
हमने आप दोनों की बात सुन ली, जिसमें प्रियंका जी ने फिर भी दिल खोल के बात कही और आपने खामोशी ज्यादा रखी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप दोनों को कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी से मिलवाना चाहते हैं। शोएब ने जब पहली बार आंचल को जिम में देखा तो उसका ध्यान आंचल के चेहरे पर नहीं, हेयर स्टाइल पर गया। आखिर पहली बार मैचिंग हेयर स्टाइल वाली लड़की जो देखी थी, दोनों के ही सर पर बाल नहीं थे। कीमोथेरेपी की वजह से आंचल के बाल गए वो अलग, उनके शरीर पर कैंसर सर्जरी के निशान तक बन गए। जब कोई भी सोचता कि ऐसी कोई लड़की खूबसूरत कैसे लग सकती है, वही वक्त था जब शोएब को आंचल से प्यार हुआ। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। अच्छे वक्त में तो अनगिनत प्रेम कहानियां शुरू होती हैं, लेकिन आंचल की जिंदगी के सबसे बुरे दौर में शुरू हुई इस प्रेम कहानी में अभी बहुत कुछ खूबसूरत होना बाकी है। 8 साल में आंचल की दुनिया में भले बहुत कुछ बदला हो, जो नहीं बदला वो है शोएब का प्यार और इन दोनों का रिश्ता। तुझे कितना चाहने लगे हम। वेलकम। आप दोनों का प्यार देखकर और ये वीडियो देखकर बहुत ही सुकून मिला। एंड बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर फाइंडिंग ट्रू लव, जो आज के जमाने में ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है। थैंक यू। शोएब जी, आप बताइए, आप जिम में मिले थे और जब आपने इनको पहली बार देखा था तो क्या वो पहली नजर का प्यार था? एग्जैक्टली, एक्चुअली वही था। लव एट फर्स्ट साइट लव हो एट गया। फर्स्ट साइट। तो जब प्यार हुआ तो इनके बारे में डेफिनेटली आपने जानने की कोशिश की होगी। तो जी। क्या उस समय आपको पता चला कि इन्होंने मुझे बहुत ब्लंटली बता दिया, लेकिन मैं तो प्यार में था तो सुन नहीं रहा था। क्या बताया था इन्होंने आपको? इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे 3rd स्टेज क्रिटिकल कैंसर है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ऐसा मत करिए, मतलब। तो मैंने बोला ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने बोला नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं, मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ, मेरी मेडिसिन चल रही हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं अभी, मेरे खुद का नहीं पता। तो मैंने इनसे बोला आप 2-3 दिन दीजिए, मेरा खुदा से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बात करके आता हूँ। ये मैंने इनसे बोला था। फिर वो वापस आया, मैंने इनसे बोला, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कुछ किसी का गलत नहीं किया, तो मैंने बोला कि मुझे कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है, आप ठीक हो जाएंगे, फिर मैं चाहता हूँ हम साथ चलें। फिर आप लोगों ने साथ होने का फैसला कर लिया? 3 महीने। ये 3 3 महीने इन्होंने मुझे बहुत हड़ाया है, बहुत परेशान किया। हाँ। लेकिन जैसे कि हम होते हैं लड़के, हिम्मत तो नहीं हारते इस चीज़ में। मैं लगा ही रहा, तो फाइनली इन्होंने हाँ बोल दिया। जब आप इनको पहली बार मिले, जैसा आपने कहा कि आपका हेयर स्टाइल मैचिंग था, बात परसेप्शन की होती है। आपने इसे उस नजर से देखा कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यू सॉ ब्यूटी इन दैट, व्हिच इज सो वंडरफुल। You both are an inspiring couple for so many people. Thank you for coming and sharing with us, क्योंकि Thank you. कितने लोग हैं जिन्हें ऐसी कठिनाई से गुजरना पड़ता है और सपोर्ट नहीं मिलता, और यहाँ आपने प्रियंका जी की पूरी कहानी सुनी। हम वही डिस्कस कर रहे थे, अभी वहाँ पे बैठे हुए थे जब पूरी कहानियाँ सुन रहे थे, पूरा मतलब बीच में हम लोग यही बोल रहे थे कि एक साइड ये है लाइफ की जहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम तब यहाँ पे आप समझ लीजिए जो ज़िंदगी है ना, वो रेंट की है और कब किसको जाना है किसी को नहीं पता है। वहाँ पे हम ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंसान की बॉडी से सिर्फ एक पार्ट निकल गया है, तो ये इंसान अब वो इंसान नहीं है जो पहले था। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कल को यही सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप क्या करते? ये आपको छोड़ देती तो आपको कैसा फील होता? तो ये तो किसी को नहीं पता ना कि वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपके साथ होने क्या वाला है। आप कुछ कहेंगे शोएब? कभी भी किसी को तकलीफ में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो किसी के साथ भी, किसी के भी घर के बाहर खड़ी हो सकती है। मेरे हिसाब से ये कि
ऊपर वाले ने बोला कि दे दी मैंने तुम्हें दुनिया, अब एक दूसरे का ख्याल रखो, बार बार मेरे पास क्या आते हो। दोनों को, दो इंसान साथ में होते हैं तो वही उसी को कंप्लीट करता है। हर एक फीमेल जो कैंसर से गुजरती है, कहीं ना कहीं उनकी जो शादी के बाद की जो नीड होती है फीमेल की, वो कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है जूही जी। बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक फिजिकल रिलेशन ही क्या एक कपल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसने कभी एक सेकंड के लिए मुझे कम महसूस कराया हो। जो पहले नजर थी वही नजर हमेशा रखनी चाहिए, तभी आदमी का प्यार बरकरार रहता है। जैसे आप पहली बार मिले थे। बहुत सुंदर बात कही इन्होंने कि जो पहली नजर थी वही नजर हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, तो प्यार बरकरार रहता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। रुखसाना और कायम जी, थैंक यू, आप आए। आपका जो ट्रीटमेंट है वो अब भी चल रहा है? जी, मेरा ओरल कीमो चालू है, अभी मेडिसिन चालू है और मेरे 24 कीमोज हो चुके हैं और अभी भी मैं लड़ रही हूँ उस चीज़ से। आप भी देख और सुन ही रहे हैं, प्लीज आप बताइए। जी, मैंने सुना अभी आंचल जी को, तो सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि हस्बैंड का सपोर्ट इस बीमारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले आपके साथ पूरा परिवार क्यों ना हो, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट एक आपके लिए एक दवा का काम करता है कि वो है तो हर जंग इंसान जीत लेगा। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? मैं हमेशा इनके लिए साथ ही रहता हूँ। कोई दिक्कत होती है समझता हूँ, जो भी दिक्कत होती है वो साथ में ही मिल के शेयर करते हैं हम लोग। और आप कैसे इन्हें मेंटली सपोर्ट करते हैं, क्या वो बताएंगे आप? जी, कोई भी दिक्कत होती है इनको मैं बताता हूँ, ठीक हो जाओगी, आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आप सही हो जाओगे बस। थैंक यू सो मच। दिनेश और नैना जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आप कुछ बताइए अपने बारे में। मुझे करीब 5 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, और उस वक्त मेरी बच्ची 1 साल की थी, उसका फर्स्ट बर्थडे आ रहा था एंड मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज। एंड समहाउ किसी और डॉक्टर के थ्रू मुझे पता चला कि आई हैव 15 डेज इन माई हैंड। सो दैट वॉज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी कि जीना है कि क्या करना है। एंड वेर इन ही सेड जो भी है हम साथ मिलके लड़ेंगे। सो वी वेंट टू सम गुड डॉक्टर्स एंड एग्जामिन हुआ, सब हुआ, एंड वहाँ से इतनी अच्छी होप मिली कि नहीं आप ठीक हो सकते हो। और उसके बाद की जितनी भी जर्नी थी, इट वॉज अ फन फॉर मी, आई मस्ट से दिस। सो माई लाइफ, आई जस्ट ओwe माई लाइफ टू हिम, दैट ऑल बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर, एंड जो भी हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। सो दिस इज हाउ। और कोई ये रिलेशंस पे इफेक्ट नहीं करता, इट्स ऑल अ माइंड गेम। हमने आपके एक्सपीरियंस सुने और मुझे खुशी है कि आपके पास आपके पार्टनर्स का सपोर्ट है। यहाँ हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, हमारे सेट पर इंटीमेसी एक्सपर्ट आस्था खन्ना जी भी हैं। वेलकम आस्था जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने इतनी देर से इनकी पूरी कहानी सुनी और आपने देखा कि इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी दोनों ही कंप्लीटली जीरो है इनके बीच, और प्रियंका बहुत सफ़र कर रही हैं उसकी वजह से। तो एज एन एक्सपर्ट, एज अ काउंसलर, व्हाट विल यू से? इंटीमेसी एक रिलेशनशिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अंग है जिसे हम नहीं पूरी तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं। पर इंटीमेसी एक स्पार्क की तरह, केमिस्ट्री की तरह नहीं होती इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। उस पर काम किया जाता है, वो एक स्किल है जो सीखा जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। फेजेस आते हैं, चैलेंजेस होते हैं, पर अगर हम उन चैलेंजेस और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो हम फिर उन कठिनाइयों का भी सामना कर पाएंगे और उन कठिनाइयों के थ्रू क्लोजर भी आएंगे, करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और ऐसे नहीं सोचे कि एक बार कर दिया सब ठीक हो जाना चाहिए। साथ में पेशेंटली छोटे छोटे स्टेप्स, एक के बाद एक, अगर आप उनका हाथ पकड़ें, उन्हें हग करें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप हैं, जो आप बोल रहे थे कि आप
एफर्ट दिखा रहे हैं, आपकी तरफ से आप बोल रहे थे कि आप एफर्ट कर रहे हो और वो एफर्ट नहीं देख रही। अगर मैं नींबू पानी में चीनी मिलाऊं और आपको खट्टा लगे तो मेरे चीनी मिलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? तो जो एफर्ट आप बिल्ड कर रहे हो वो एफर्ट दूसरे बंदे तक पहुंचना चाहिए। और जैसी भी हो तुम पूरी हो, तुम मेरी हो, यू आर इनफ। वो उन्हें फीलिंग कराने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और ये फील करने का हक उनका है। अब उन्हें ये एहसास दिलाने की जरूरी है कि आप हो। Thank you so much and I wish you all the best. Thank All you. the best. Thank you. ब्रेस्ट कैंसर इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर 4 मिनट पर किसी एक महिला में ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है और हर 8 मिनट पर कोई एक महिला इस बीमारी से हार जाती है। इस बीमारी को हराने वाली महिलाओं को भी सिर्फ अच्छे इलाज की नहीं, मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है। सबको सुन लेने के बाद, इनकी सुन लेने के बाद क्या है समाधान? सर्जरी के बाद हमें कभी इस तरीके के बैठ करके कभी कोई डिस्कशन करने का मौका ही नहीं मिला। ये लेकिन एक बहुत अच्छा मतलब मंच रहा जहां पे उनकी बातें आज ये सारी खुल करके आई है। तो अब जब आप ये बात जानते हैं तो आपने कुछ सोचा है आगे के लिए कि आप ऐसा क्या करेंगे कि प्रियंका जी को लगे कि आप उनके साथ हैं? अब मैं तो चाहता हूँ जो कि इसको समय दो। अच्छा ठीक है, ये 2 ऐसी चीजें बताइए जो आप सिर्फ आप दोनों के लिए करना चाहेंगे। पहले हम वेकेशन प्लान नहीं करते थे, अब कुछ सोच रखा है वो वेकेशन के लिए। दूसरा, अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूं उसको फिर से रीराइट थोड़ा सा करना चाहूंगा इसके साथ, जो भी छुट्टियां होंगी, ताकि इनको भी एक पॉजिटिविटी आए इसके मन में और फिर से ये जीना सीखे। ये 2 चीजें। तो आप जब कॉलेज की बात कर ही रहे हैं तो आपको याद है आपने जब प्रियंका जी को प्रपोज किया था तो कैसे किया था और क्या कहा था? जरूर याद है। क्या आप आज फिर से दोहरा सकते हैं वो हमारे लिए और प्रियंका जी के लिए? जरूर जरूर। The stage is all yours. तब जिस टोन में बोला था उसी टोन में मैं बोला चाहता हूँ। हाँ जी करके। हाँ, जब उस टाइम में मैं प्रियंका जी करके बात किया करता था। अब क्या हो गया, दोस्ती इतनी गहरी हो गया, प्रियंका पे आ गया। तो प्रियंका जी, आज भी मैं वही ब्रज हूँ जो आपने 13 साल पहले देखा था। मैं कहीं चेंज नहीं हुआ हूँ। समय परिस्थिति कुछ एक्सप्रेशन में हाँ कम हो गया है। अब ऐसा समय आ गया, इसको फिर से हम रीराइट करेंगे, फिर से हम उसी इमोशंस के तहत जाएंगे ताकि आप एक नया फ्रेश स्टार्ट अपने जिंदगी में कर सकें। आपने आखिरी बार कब प्यार से हक किया था प्रियंका जी को, याद है? जी आपको याद है? जूही जी, मैं तो खुद याद करने की कोशिश कर रही हूँ कब किया था। यदि किया होता तो मुझे आप इस मंच पे आकर बोलना पड़ता। ब्रज जी, अब भी कुछ कहने की जरूरत है। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी। थैंक यू जूही जी। और एक बात याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आज भी है ना, वो आपको खूबसूरत बनाता है। जिस तरह से आपने लड़ाई लड़ी है ना, वो आपको खूबसूरत बनाता है। और इन सब के बावजूद
जिस मुस्कुराहट के साथ आपने हमसे बात की वो आपको खूबसूरत बनाता है। तो आपकी खूबसूरती आपके अंदर है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो ईश्वर ने आपको दी है। थैंक यू सो मच। काश समाज आपकी तरह सोचे और मेरे जैसी महिलाओं को सिर्फ एक अक्टूबर महीने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में न याद रखे। मैं तो शायद आपके सामने बोल पाई क्योंकि आपने मुझे इतना कंफर्टेबल किया जूही जी। बहुत सारी महिलाएं तो बोल ही नहीं पाती हैं। यू हैव गिवन वॉइस टू द वॉइसलेस लाइक मी। थैंक यू एंड आई जस्ट होप कि हर उस औरत को, हर उस इंसान को वो आवाज मिले जिससे वो अपने दिल की बात खुलकर कह सके, ताकि उनके जख्म भर सके। चलिए, लेट्स हैव अ फैमिली फोटो। थैंक यू। तो आज के लिए नमस्ते। हर सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे हम आपको देश के कोने कोने से आई दिल को छू जाने वाली ऐसी ही कहानियों से मिलवाएंगे। मैं आपकी जूही आपसे फिर मिलूंगी आपके इसी घर में, आपके अपने जी पर।